औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 22 के अंदर हम डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन से बात शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है वो थोड़ी सी कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है एक ब्लाइंड एंडेड सैक के ज़रिए। एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम सीकम कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समराइज़ कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में सीकम जोड़ रही होती है, और सीकम बेसिकली एक ब्लाइंड एंडेड सैक है। जो ह्यूमन सीकम है उसमें से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। बेसिकली ये सीकम और अपेंडिक्स जो है स्टोरेज साइट्स हैं, जो कि एक तरह से एवोल्यूशनरी रिमेन कंसीडर किए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन भी माना जाता है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन से क्या मुराद होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन से मुराद ये होता है कि जिसका हमारे एंसेस्टर्स के अंदर तो कोई ना कोई फंक्शन लाजमी हो, लेकिन हमारे अंदर वो नॉन फंक्शनल है। तो ऐसा देखा गया है कि अपेंडिक्स का हमारे अंदर मतलब ह्यूमंस के अंदर कोई डाइजेशन के अंदर रोल मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अपेंडिक्स के अंदर कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और इसका थोड़ा बहुत जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर रोल होता है। लेकिन डाइजेशन के अंदर ऐसा अपेंडिक्स का कोई भी रोल हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इसका जो मेन फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और साथ ही साथ फीसिस की फॉर्मेशन और स्टोरेज। अब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है हमारी ईसोफेगस से फिर स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी एक वेव चल रही होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक वेव कहते हैं। वो फूड को आगे से आगे जो है वो मूव करवाती है, और इसी मूवमेंट की वजह से मिनरल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। अब मिनरल्स क्या होते हैं? वो इन लार्ज इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियल सेल्स हैं उसके अंदर अब्जॉर्ब होते जाते हैं, और वहाँ से फिर ब्लड के अंदर वो मिनरल्स, वो वाटर जो है उसको शामिल कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से दो कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर एक हद से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त जो कंडीशन होती है उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसमें फीकल मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड हो जाता है। और अगर किसी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त डायरिया की कंडीशन हो जाती है, जिसको हम आम अल्फाज के अंदर जो है वो पेट ख़राब कहते हैं। अब बहुत से बैक्टीरिया और फंगस जो हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बियोटिकली रह रहे होते हैं। सिम्बियोटिकली इस वजह से कहा गया क्योंकि ये वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, और ह्यूमन जो है उनको रहने के लिए जगह दे रहा होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में वो एक्चुअल में रह रहे होते हैं। ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर रहे होते हैं? ये वहाँ पर जो भी फूड रेजिड्यू बचता है ये उसके ऊपर फीड करते हैं। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं उनको तोड़कर वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन रिटर्न वहाँ पर अमाइनो एसिड्स और विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं। जो अमाइनो एसिड्स और विटामिन के हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी की चीज़ बचती है उसको हम फीसिस कहते हैं। फीसिस के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, अनडाइजेस्टेड प्लांट फाइबर्स होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से उतरे हुए सेल्स होते हैं, और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो बेसिकली हमारे इस बुक के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से इतनी ही डिटेल बताई गई थी। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है वो हम पेनक्रियाज का रोल देखेंगे डाइजेशन के अंदर। अब पेनक्रियाज जो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है। इसके दोनों तरह के फंक्शंस होते हैं। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है। जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पेनक्रियाज से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है और सोमैटोस्टेटिन है वो रिलीज़ होते हैं। लेकिन इसके अंदर बेसिकली हमने बात करनी है कि इसका एक्सोक्राइन रोल कैसा है। अब एक्सोक्राइन जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट करते हैं जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लीवर से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। पेनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं और एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है, जो कि ड्यूडेनम के अंदर जाकर एंटर होती है।
अब ड्यूडेनम के अंदर क्यों एंटर होती है? क्योंकि पैनक्रियाज से आने वाली जितनी भी सेक्रेशंस हैं वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ कर दी जाती हैं, ताकि ड्यूडेनम के अंदर मौजूद जो फूड है उसको डाइजेस्ट किया जा सके। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड्स की डाइजेशन इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो पैनक्रियाज से रिलीज़ हुआ है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं उसके वाले से हम बात करेंगे। तो उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है और काइमोट्रिप्सिन होता है। ये बेसिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स के अंदर। जबकि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद जो पैनक्रियाटिक लाइपेजेस होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ते हैं स्मॉल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर, ताकि वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आसानी से अब्जॉर्ब हो सकें। इसके साथ साथ पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी जो है वो इसके अंदर सिक्रीट होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस का हिस्सा होता है। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम ये होता है कि ये पॉलीसेक्राइड्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। एक कैटेगरी जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, एक कैटेगरी लिपिड से रिलेटेड है, और एक कैटेगरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। इसके अलावा पेनक्रियाज से जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस भी सक्रीट हो रहे होते हैं। इन बाइकार्बोनेट आयन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब पीएच को न्यूट्रलाइज से क्या मुराद है? मतलब ये कि स्टमक से जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उस वक्त उस काइम की जो पीएच होती है वो 2 होती है, मतलब बड़ी ज़्यादा एसिडिक होती है HCl की वजह से। लेकिन जो पेनक्रियाज के सारे एंजाइम्स हैं वो बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है एसिडिक से बेसिक पीएच की तरफ शिफ्ट करने के लिए फिर बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन ना हो तो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पेनक्रियाज के रोल के बाद हम लीवर और गॉल ब्लैडर का रोल देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, और वैसे भी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि डाइजेशन के अंदर लीवर का और गॉल ब्लैडर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम लीवर के हवाले से बात करते हैं कि इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन जो मैमल बॉडी का है उसको लीवर कहा जाता है। हमारे डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है, और लीवर के अंदर मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? हमारी इंटेस्टाइन में से आते हैं, और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर शामिल करते जाते हैं। हेपेटोसाइट्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड प्रोटीन्स जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन वगैरह उसकी मैन्युफैक्चर के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा और भी बहुत से मेजर मेटाबॉलिक फंक्शन हैं लीवर के, जो कि हमने पूरी लिस्ट यहाँ पर स्टडी करनी है। सबसे पहला काम जो लीवर करता है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अमाइनो एसिड्स को रिमूव करता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिसको हम अमोनिया कहते हैं। उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है। जो भी हमने प्रोटीन्स वगैरह खाई होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको तोड़ कर ये यूरिया की फॉर्मेशन कर देते हैं, और यूरिया को फिर बाद में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो लीवर है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करता है। उसके अलावा जब बच्चा एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी करता है। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स पुराने हो जाते हैं तो वो लीवर के अंदर टूटते हैं। उसके साथ साथ जो लीवर है वो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन वगैरह उसको भी तैयार करता है अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके। साथ ही साथ जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन भी करता है। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक असेंशियल और एक नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बना लिए जाते हैं, मतलब डाइट्स में उसकी ज़रूरत नहीं होती। और असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते और वो हमें खुराक के ज़रिए लेने पड़ते हैं उनको। तो बेसिकली जो जितने भी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे लीवर के अंदर तैयार होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैक्टोज होता है उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने की ज़िम्मेदारी भी लीवर की होती है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन, उसकी ब्रेक डाउन करवाता है। साथ ही साथ लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स जो कि सारे सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को फ़ैट के अंदर कन्वर्ट करता है, और हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक ड्रग्स
पॉइजन्स वगैरह या कोई वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी मॉडिफिकेशन यानी कि उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, उनको बॉडी से रिमूव करना, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना लीवर की ज़िम्मेदारी होती है। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो सिंथेसिस है कैरोटीन से, मतलब कि विटामिन ए तैयार किया जाता है, और किडनी के अंदर जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन करवाई जाती है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के अंदर। ठीक है, तो कैरोटीन से विटामिन ए का बनना और विटामिन डी की जो एक्टिवेशन है उसके अंदर भी लीवर जो है वो पार्टिसिपेट करता है किडनी के साथ मिलके। लीवर हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब ब्लड लीवर से गुजरता है तो उस ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा राइज़ कर दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर मेजर हीट प्रोड्यूसर है। जो 12th पॉइंट इसका आ जाता है वो ये है कि लीवर बाइल साल्ट्स की मैन्युफैक्चर करवाता है, मतलब कि उसकी फॉर्मेशन करवाता है, और ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये फिर इस्तेमाल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? ताकि फ़ैट्स की, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स की, इन सब की इमल्सिफिकेशन की जाए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाए और इनकी एब्जॉर्प्शन की जाए। इमल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप इस तरह समझें कि एक बड़ा सा फ़ैट का पूरा एक ग्लोब्यूल है, उस फैट के ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जो लीवर है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टोरेज सेंटर है। ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन को जब ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर तो ग्लाइकोजन को तोड़ता है दोबारा ग्लूकोज के अंदर। उसके साथ साथ जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन को भी स्टोर करता है। अब फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए, डी, ई और जो के हैं ये सारे फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन हैं और ये लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, आयरन वगैरह हमारी डाइट से जितना भी आता है वो हमारा लीवर जो है वो स्टोर कर लेता है। लीवर जो है वो फैट्स और अमाइनो एसिड्स को भी स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड के ऊपर जो है वो हमें गाल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ दो छोटे से पैराग्राफ जो है वो बताए गए। गाल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि लीवर के साथ मौजूद होता है। गाल ब्लैडर के अंदर एक ग्रीन कलर का फ्लूइड स्टोर होता है जिसको हम बाइल कहते हैं, और लीवर सेल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली ये बाइल बना रहे होते हैं। बाइल की जो नेचर है वो अल्कलाइन होती है। इसके अंदर पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, म्यूसिन, बिलिरुबिन और बाइल साल्ट्स ये सारे मौजूद होते हैं। अब बाइल के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं या बाइल साल्ट्स वगैरह हैं ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इमल्सिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर फ़ैट का बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है तो उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और उसमें बाइल साल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं कि जब भी फ़ैट डाइजेशन हो रही होती है तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें ग्लिसरॉल हैं, छोटे छोटे फैटी एसिड्स हैं, ये बाइल साल्ट्स उनके बाहर एक कोट सरफेस बना लेते हैं, मतलब कि उनको कवर कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो लिपिड के एग्रीग्रेट्स हैं यानी कि ग्लिसरॉल हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकता है, उसके बाहर जो बाइल साल्ट की कवरिंग है इनको हम माइसेलस कहते हैं। और ये माइसेलस इतने छोटे होते हैं कि बड़े आराम से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद माइक्रोविलाई को क्रॉस करके तो हमारी इंटेस्टाइन की एपिथेलियम के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो है ये शामिल हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था, डाइजेशन वाला जो पोर्शन था, वो हमारा ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या हम क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।